में आपका स्वागत है। और आज हम लोग लेकर के आए हैं बीपीएससी ट्री का सेट 6, यानी आज छठा सेट है। और हम लोग पूरे डिस्कशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कंसेप्चुअली जहाँ जहाँ लग रहा है कि कंसेप्ट बताना चाहिए वहाँ कंसेप्ट बता भी रहे हैं। कुछ ऐसी बात भी लग रही है कि जो पता है तो हम लोग उसको क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। लेकिन हाँ, जो बेसिक चीज़ जो हमें जानकारी होनी चाहिए उसे मैं क्या कहते हैं एकदम फोर्सली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और स्टेज दे करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज हम लोग सेट 6 लेकर के आए हैं। आज का जो क्वेश्चन का आधार होगा, जो एग्ज़ाम सामने है 7 दिसंबर 8 दिसंबर साइंस वालों के लिए, तो अब परीक्षा की घड़ी हो गया बहुत करीब, हार्ट बीट हो गया और तेज, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक एक क्वेश्चन को डील किया जा रहा है। उम्मीद है कि अच्छा लेवल आएगा और अच्छा से क्या होगा, आपका एग्ज़ाम जो आने वाला क्वेश्चंस है वो अच्छा से डील होगा। ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम लेकर के आ ही रहे हैं एकदम एनसीईआरटी का निचोड़, कक्षा 6 से लेकर के 12 तक का। ठीक है, अब जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो कंप्लीट 11-12 जो क्वेश्चन पूछी है इस बार, थर्मोडायनामिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, क्या कहते हैं, उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म, ऑर्गेनिक से 12th की बात करें, फिजिक्स की बात करेंगे तो साउंड हो गया आपका। साउंड तो 11th में पढ़ना है। लाइट से उस लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा था, मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा था, राइट। मैग्नेटिज्म से पूछा है, इलेक्ट्रिसिटी से पूछा है, ठीक है ना। तो हम लोग सबको कवर करेंगे लगातार क्वेश्चन के ही थ्रू। 12th का पोर्शन, 11th का पोर्शन जो हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन के थ्रू डाल करके उसको सॉल्व करेंगे और कंसेप्ट बताने की कोशिश करेंगे, राइट। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे बगैर टाइम किल किए हुए। चलिए क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करिएगा ना, आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हमको एक बार में क्वेश्चन एक ही रखना है डिस्प्ले पे, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं एक ही क्वेश्चन को डिस्प्ले करने की कोशिश कर रहा हूं। ये कुछ लोगों का सजेशन आया है और मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है ना। ठीक, चलिए क्वेश्चन अब जो है यही आपका क्वेश्चन है, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, दिख रहा होगा। क्वेश्चन दिखा आपका, खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए, खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन पढ़ लिया आप। क्वेश्चन है आपके पास, इन अ सैंपल ऑफ इथाइल इथेनॉइड द 2 ऑक्सीजन एटम्स हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट क्या कह रहा, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रीजन फॉर इट। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है क्या कि इथेनॉइड यानी इथाइल इथेनॉइड है, तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा, इथाइल इथेनॉइड। इथाइल इथेनॉइड की क्या होगा, CH3 COO, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इथेनॉइड। लगा हुआ इथाइल C2H5, C2H5 को कहते हैं हम लोग इथाइल, इसको कहते हैं हम लोग इथेनॉइड। क्या कहते हैं, यानी इथेनोइक एसिड से उसमें से एक हाइड्रोजन क्या हो गया, आयनाइज हो गया है, रिप्लेस हो गया, तो इथेनोइक एसिड का नाम हो गया इथेनॉइड। घबराना नहीं है। इसमें कितने ऑक्सीजन दिख रहा, 2 ऑक्सीजन दिख रहा। तो इसी की चर्चा कर रहा, कह रहा है कि 2 ऑक्सीजन तो उसमें है, लेकिन दोनों ऑक्सीजन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। तो आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और नंबर ऑफ प्रोटॉन ही क्या बताता है, एटॉमिक नंबर बताता है। तो आपको पता होगा कि एटॉमिक नंबर अगर 2 एलिमेंट है, यानी 2 एलिमेंट्स कहने का मतलब सिमिलर एलिमेंट, क्या सेम एलिमेंट्स की बात अगर करें उसमें क्या होगा, एलिमेंट क्या होंगे सेम, यानी एटॉमिक नंबर सेम होंगे, एलिमेंट सेम होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा, बट डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा मास नंबर। क्या देखने को मिलेगा, मास नंबर। तो आप पढ़े थे आइसोटोप, समस्थानिक। आइसोटोप की हिंदी में क्या कहते हैं, समस्थानिक। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे, सेम होंगे, दैट मीन्स एटॉमिक नंबर सेम होंगे, मास अलग होगा। क्या है, मास अलग होगा। तो न्यूट्रॉन के अलग होने से मास ऑब्वियसली अलग होगा, क्योंकि मास बराबर होता है, हम लोग मास को जनरली ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन अलग होगा, प्रोटॉन तो फिक्स है, एटॉमिक नंबर क्या है, फिक्स है। न्यूट्रॉन के चेंज होने से मास चेंज कर जाएगा, और मास चेंज करेगा और एटॉमिक नंबर सेम है, तो इसका ये जो हमारा लक्षण है वो कहलाता है आइसोटोप, समस्थानिक कहलाता है। क्या कहलाता है, यानी 2 ऑक्सीजन डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है बट मास अलग है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोटोप्स। क्या कहलाएगा, ये आइसोटोप्स कहलाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन में है, 1 ऑफ द ऑक्सीजन एटम्स हैज गेन इलेक्ट्रॉन। इसकी तो चर्चा ही नहीं होगा यहाँ पे।
वन ऑफ द ऑक्सीजन एटम्स हैज गेन 2 न्यूट्रॉन्स, इसकी भी चर्चा नहीं होगी। जब रिएक्शन में होगा हमको रिडॉक्स बताना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर बताना होगा, रिडक्शन बताना होगा, रिड्यूसिंग एजेंट बताना होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना होगा, तो फिर उसकी चर्चा हम करेंगे। तो 2 ऑप्शन तो ऐसी मतलब फालतू का डाल दिया गया है। द 2 ऑक्सीजन एटम्स आर आइसोटोप्स। हाँ, यहाँ पे आंसर आपका जा रहा है कि दोनों ऑक्सीजन किस केस में है, आइसोटोप्स के कंडीशन में। और मैं आपको बता दूं साथियों कि आइसोटोप जब भी होगा सिमिलर एलिमेंट्स में होगा। किस में होगा, सिमिलर एलिमेंट्स में आइसोटोप की चर्चा होती है। आइसोबार की बात जो होगी वो डिफरेंट एलिमेंट्स में किया जाएगा। इसको नोट बना करके कहीं लिख लीजिएगा कि जो आइसोटोप यानी सिमिलर एलिमेंट्स है उसी में आइसोटोप की चर्चा होगी, डिफरेंट एलिमेंट में आइसोबार की चर्चा होगी। उसी पे आता है आइसो न्यूट्रॉन भी आता है जिसमें न्यूट्रॉन सेम होंगे। उसी पे आता है एक क्या आता है, आइसो इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन की जो क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग अलग अलग क्वेश्चंस पे बात करते चले जाएंगे। आइसोटोप समझ में आ गया। यहीं पे आ जाएगा आइसोबार। आइसोबार का क्या मतलब, बार का मतलब होता है मास, मतलब मास सेम होगा, एटॉमिक नंबर अलग अलग होंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे आइसोबार। क्या कहेंगे, आइसोबार कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, खुद से करने की कोशिश करिए। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार में मैं एक ही क्वेश्चन को लाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए देखिएगा, एलिमेंट्स विथ वैलेंसी 1 है आर, यानी वैसा एलिमेंट जिसकी वैलेंसी 1 है, क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा वो। देखिए वैलेंसी 1 है तो वैलेंसी समझते हैं, उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संयोजकता। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो रिलीज करता है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे आपके पास एक है लिथियम, एक है हाइड्रोजन। लिथियम का होता है एटॉमिक नंबर 3, कितना होता है 3। इसका कॉन्फिगरेशन करिएगा तो 1s2 2s1। ये हमारा आउटर मोस्ट कहलाएगा। स्टेबल है नहीं है, स्टेबल नहीं है, कितना ये ले सकता है या कितना दे। अगर ये एलिमेंट लिथियम एस में रहना चाहेगा, एस में मैक्सिमम रखता है 2, एस में मैक्सिमम रखता है 2, है कितना 1, यानी 1 और ले सकता है। और ये चाह रहा कि नहीं हम इसको क्या करें, लॉस कर दे, तो हम यहाँ वाला स्टेबल हो जाएंगे। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है किसका, हीलियम का। यानी इससे मुझे ये शिक्षा मिली, यानी या मैं इस कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू ये शिक्षा देने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी एलिमेंट्स, हर एलिमेंट चाहता है स्टेबल होना, अक्रिय गैस होना, ठीक है। यानी हम किसी से रिएक्ट ना करें, हम इतना परिपूर्ण हो जाए कि हम स्थिर रहें, स्टेबल रहे। इसीलिए इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की और गेन करने की बात होती है। तो अब बताइए मुझे, क्या लिथियम के पास एटॉमिक नंबर 3 था, क्या ये स्टेबल था, नहीं था। ये किसके नजदीक है जो स्टेबल है, तो आपको पता हो कि स्टेबल जो है हमारे पास इनर्ट गैस है। और इनर्ट गैस कौन कौन है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, और एक रेडॉन है। एक और होता है UUO, सबसे अंतिम होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 118। हमने याद करने का तरीका भी बताया था, एटॉमिक नंबर क्या बताया था ये तरीका। इसका होता 2, यहाँ होता जो होता 10, 2 से यहाँ तक कितना जम मारिएगा 8, इसका होता 18, 10 से लेकर के 8 का जम मारिए, ये हो जाएगा 18, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाइए 18 जम मारिए, ये हो जाएगा 36, यहाँ से यहाँ जम फिर 18 का जम मारिए, तो कितना हो जाएगा 36 और 18 कितना 54। जिनॉन से रेडॉन में जाने के लिए 32 का जम मारना है, तो कितना हो जाएगा, ये 86 हो जाएगा। और 86 से रेडॉन से UUO में जाने में फिर आपका 32 का जम मारना है, तो ये कितना हो जाएगा 118 हो जाएगा। एकदम आसान सा मैजिक नंबर है। क्या मैजिक नंबर है, 8 8 18 18 32 32, मतलब 8, यानी हीलियम से नियोन जाइएगा तो 8 जम मारिए, नियोन से आर्गन जाइएगा तो 8 जम मारिए, आर्गन से क्रिप्टन जाइएगा तो 18 जम मारिए, क्रिप्टन से जिनॉन जाइएगा तो 18 जम मारिए, जिनॉन से रेडॉन जाइएगा तो 32 मारिए, और रेडॉन से आपका UUO जाइएगा तो कितना जम मारिए 32 जम मारिए। कुछ भी, पूरा कॉन्फ़िगरेशन आसान हो जाता है अगर हमारा इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर याद है तो। सब एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन बस इसी के आसपास भटकता है, ठीक है। इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जितना भी लगाना कम है। चलिए क्वेश्चन पे आते हम लोग। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, कितना है, क्या ये स्टेबल है, नहीं है, किसके नजदीक है, ये हीलियम के नजदीक है। क्या अगर लिथियम हीलियम बनना चाहेगा तो लॉस करना पड़ेगा कि गेन करना पड़ेगा। हीलियम के पास है 3, हीलियम के पास है 2, लिथियम के पास है 3, लिथियम बनना चाह रहा है हीलियम, लिथियम क्या बनना चाह रहा है, हीलियम बनना चाह रहा है। तो हीलियम बनने के लिए 2 लेना पड़ेगा, लिथियम के पास है 3, एक को क्या करेगा, एक को त्यागेगा। क्या करेगा, त्यागने का मतलब लॉस करेगा। तो लॉस करे जो तो कहलाता पॉजिटिव, क्या कहलाता
पॉजिटिव। मतलब समझ में आया? स्टेबल होने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा या गेन करेगा वो कहलाता है उसका वैलेंसी। क्या कहलाता? वैलेंसी कहलाता। आई बात समझ में? चलिए ठीक है। तो यानी लिथियम का कितना संयोजकता हो गया? +1। अब यहाँ पे बात करिए आप क्लोरीन की बात करिए, या क्लोरीन छोड़ दीजिए, फ्लोरीन की बात करिए। इतना लंबा क्यों जाएंगे, फ्लोरीन की बात करते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो 9। क्या ये स्टेबल है? नहीं है। किसके नजदीक है? नियोन के नजदीक। नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10। फ्लोरीन जो है किसके नजदीक है? नियोन के नजदीक है। फ्लोरीन चाह रहा है कि हम नियोन बन जाए, तो नियोन बनने के लिए क्या करिए? फ्लोरीन के पास है कितना? 9। नियोन बनने के लिए चाहिए कितना? 10। एक कम है। कितना कम है? अब बताइए 9 को 10 होना है तो 9 में 10 आएगा या 9 से निकलेगा? तो 9 में 10 यानी 9 को 10 होना होगा तो एक आएगा, तो एक आएगा मतलब लेगा। लेने को कहते हैं गेन। लेने को कहते हैं गेन। कितना लेगा? एक लेगा। यानी हमने अभी आपको बताया स्टेबल होने के लिए लेने या देने की क्रिया को कहते हैं संयोजकता, वैलेंसी। तो जरूरी नहीं है कि जो एक दिया है धातु हो या एक लिया है वो अधातु हो। धातु भी हो सकता है और अधातु भी हो सकता है। आंसर क्या हो जाएगा? आइदर मेटल्स और नॉन मेटल्स। क्योंकि फ्लोरीन क्या है हमारे पास? फ्लोरीन एक नॉन मेटल है। लिथियम क्या है? मेटल है। लिथियम क्या है? तो लिथियम का भी आपका प्लस यानी 1 संयोजकता आया है। हम लोग जब संयोजकता की बात करेंगे, वैलेंसी की बात करेंगे तो ओनली वैल्यू बताएंगे, मैग्नीट्यूड बताएंगे, साइन के साथ नहीं बताएंगे। ठीक है, साइन के साथ नहीं बताएंगे। जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताना हो तो +1 माइनस जो भी बात हो किया जा सकता है, लेकिन जहां सिर्फ बैलेंसी की बात होगी तो ओनली मैग्नीट्यूड से हमारा काम बन जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये शिक्षा समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। आंसर क्या हो जाएगा? या तो मेटल होगा या नॉन मेटल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम वाज गिवन बाय। पहला मॉडल जो एटम का दिया गया किसके द्वारा? आप खुद ट्राई करिए। चलिए बिल्कुल आपने आंसर किया। पहला मॉडल है आपका कौन सा? जे थॉमसन मॉडल। क्या है? थॉमसन मॉडल। किस लिए? कैनाल रे, सॉरी कैनाल रे नहीं कहेंगे, कैथोड रे कहेंगे। क्या कहेंगे? कैथोड रे। कैथोड को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज। कैथोड को क्या कहते हैं? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन जो होता है बाय नेचर नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बाय नेचर नेगेटिव होता है। यानी कैथोड रे से क्या निकला था? इलेक्ट्रॉन। तो और भी इसमें देख लीजिए, नेल्स बोर। एन बोर का मतलब नेल्स बोर, इसने दिया था, क्या दिया था? इसने कहा था कि स्मॉल न्यूक्लियस के पास स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज है जो सराउंडेड होता है इलेक्ट्रॉन से। क्या होता है? सराउंडेड होता है इलेक्ट्रॉन से। लेकिन ये सराउंडेड जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये इलेक्ट्रॉन जहां घूम रहा होता है इसके बारे में नहीं बताया। बस सिर्फ इतना बताया कि पॉजिटिवली चार्ज होता सेंटर पे है और उसके चारों ओर क्या होता? इलेक्ट्रॉन्स घिरे होते हैं, उसको घेर रखा होता। बट ये ऑर्बिट की चर्चा नहीं किया है। ऑर्बिट की चर्चा किया है रदरफोर्ड ने। किसने चर्चा किया है? रदरफोर्ड ने चर्चा किया है। और रदरफोर्ड ने ही न्यूक्लियस का खोज भी बताया। क्योंकि कब? जब बम्बार्डिंग हुआ, जब रे क्या हुआ, जब मान ली कि यहाँ स्फेरिकल यानी जो भी हमारा एटम्स होता है कैसा शेप का होता है? स्फेरिकल शेप होता है। ये डाल्टन्स ने बताया था। यानी एटम जो होता है स्फेरिकल शेप होता है। किसने कहा? डाल्टन्स ने कहा। तो यानी जब हमारी रे पास कराया गया, अल्फा रे को पास कराया गया तो यहाँ से तो गुजर गया, सीधे चला गया। लेकिन यहाँ पे जैसे आया तो ये क्या हो गया? रिवर्स कर गया। तो वहीं पे खटका कि अच्छा कुछ ना कुछ यहाँ है जिसके वजह से ये बेंड किया है। आई बात समझ में? तो वहीं पे पता चला कुछ ना कुछ है, तो इसका मतलब कोई जो हल्का है वो घूम रहा है, तो कुछ ना जो सेंटर पे रुका है इसका मतलब वो भारी है। तो इसने भारी को यहाँ प्रोटॉन बताया। यानी इसका मतलब है जो प्रोटॉन होता है वो भारी होता है विथ रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन्स के। जो इलेक्ट्रॉन हल्का है तभी बाहर घूम रहा है, प्रोटॉन भारी है इसलिए। आप एक कॉमन सेंस के भी अकॉर्डिंग बात करेंगे, जो हल्का होता है वो ज़्यादा दौड़ता है, जो भारी होता है वो थक जाता है, जल्दी रुक जाता है। आई बात समझ में? इससे अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में हाईली एनर्जेटिक कौन है, एनर्जी की बात किया जाए, एनर्जी की बात किया जाए जिसके पास मास ज़्यादा होगा एनर्जी ज़्यादा होगा। लेकिन मूविंग की बात अगर किया जाए तो ज़्यादा मूविंग करने वाला कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है। प्रोटॉन जब टूटेगा तो एनर्जी ज़्यादा देगा। एनर्जी क्या देगा? ज़्यादा देगा। ठीक है, चलिए आइए गोल लिस्टिंग की बात कर लेते हैं। तो आंसर यानी पहला का आंसर क्या आ गया? द फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम वाज गिवन बाय। पहला मॉडल दिया गया था जे थॉमसन। इसने खोज किया था किसको? इलेक्ट्रॉन्स को खोज किया। चलिए जी ई गोल लिस्टिंग क्या किया? तो ई गोल लिस्टिंग ने है कैनाल रे दिया है। क्या दिया है? कैनाल रे। कैनाल रे को ही पॉजिटिव रे बोला गया। पॉजिटिव रे मतलब एनोड रे, एनोड रे। और यही एनोड रे के बाद में क्या बोला गया? प्रोटॉन बोला गया। क्या बोला गया?
प्रोटॉन बोला गया। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एन एटम with 3 protons and 4 neutrons will have a वैलेंसी प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन वाले परमाणु की संयोजकता होगी, कितना होगी? यानी वैलेंसी आपसे पूछा जा रहा है, तो जो प्रोटॉन्स होता है वही एटॉमिक नंबर होता है। तो अभी आपने बात किया एटॉमिक नंबर लिथियम का कितना होता है? 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। ये जो है किसके नजदीक है? हीलियम के नजदीक है। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। लिथियम को हीलियम बनना है, तो हीलियम बनने के लिए कितना चाहिए? 2 चाहिए। है लिथियम के पास कितना? 3 है। तो एक को क्या करेगा? एक को त्यागेगा। कितना त्यागा? क्या बनने के लिए? इनर्ट बनने के लिए। कितना का लॉस करना पड़ा? 1 को लॉस करना पड़ा। तो वैलेंसी कितनी? 1। बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। ये सब क्वेश्चन आज के जो क्लास है मैं सोच रहा हूँ कि कंप्लीट जो 11th यानी 9th 10th का जो है वो कंप्लीट करा दिया हूँ। अगला कल से जो आएगा आपका वो 11th 12th आधारित होगा। ठीक है, आज जितना भी 10th और 12th का था, सॉरी 9th 10th तक जो पढ़े 8 9 10th, उस सबको मैंने एक जगह लेकर के आ गया। ठीक है, कल जो होगा, कल का जो क्वेश्चंस होगा बिल्कुल कंसिडर। अब जो है लगातार यानी 1 से लेकर के एग्जाम तक का जो भी आएगा वो कंप्लीट पैकेज आएगा, एकदम कंसेप्चुअल बूस्टर आएगा। ठीक है, यानी अब जो वीडियो है बिल्कुल आप भूलना नहीं, क्या देखना नहीं भूलिएगा, कंप्लीट देखिएगा, पूरा देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एग्ज़ाम के दिन हमें आपके कमेंट का ज़रूर यानी क्या बहुत तहे दिल से क्या रहेगा, इंतज़ार रहेगा। ठीक है, और उम्मीद कि अच्छा जाएगा एग्ज़ाम, ये नहीं कि हाँ खराब, अच्छा जाने का इंतज़ार रहेगा आपके साथ। चलिए ठीक है, देखिए द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन एन एल्यूमिनियम एटम इज। आप भी सोचते होंगे कि समय बहुत ज़्यादा किल हो रहा, नहीं, समय किल नहीं हो रहा। हर किसी के एक हौसला होता है, क्या होता है कि उम्मीद जगी रहती है और उम्मीद मानिए कि बेहतर होगा। चलिए एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। तो आपके पास 2 तरह का मैं बता देता हूँ, के एल एम। के में होता 2 इलेक्ट्रॉन, एल में होता 8, एम में होता कितना? 18। एम में कितना? 18। इसी को सब सेल में डिवाइड किया गया तो 1s आया, यहाँ 2s और 2p आया, यहाँ 3s 3p और 3d आया। ठीक है, इसको यानी s में मैक्सिमम कितना रहेगा? 2। यहाँ भी s में मैक्सिमम कितना? 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन रहेगा। p में कितना? 6। यहाँ भी s है कितना रहेगा? 2। p है कितना रहेगा? 6। d है कितना रहेगा? 10। आई बात समझ? तो यहाँ जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 6 2 8 10 18। m में 18 रहता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक पूछा जाए कि नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना है? नंबर ऑफ ऑर्बिट, इसमें है नंबर ऑफ ऑर्बिट 1, इसमें कितना? 2, इसमें कितना? 3। यानी यहाँ तक काउंटिंग करिए, के में नंबर ऑफ ऑर्बिट 1, एल में नंबर ऑफ ऑर्बिट 2, एम में नंबर ऑफ ऑर्बिट 3। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता। अब जब आप नंबर ऑफ ऑर्बिट जान लिए हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी फॉर्मूला जान लीजिए। कोई अगर पूछे कि किस ऑर्बिट में या किसी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना रह सकता है, तो इसका फॉर्मूला आता है 2n²। n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो पहला वाला बताइए, पहला में n का वैल्यू कितना? 1 का स्क्वायर करिए 1, तो ये 2। यानी पहला जो ऑर्बिट है यानी सेल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2 रहेगा। चलिए दूसरा में कितना? स्क्वायर करिए इसका, 2n²। n क्या? नंबर ऑफ ऑर्बिट या नंबर ऑफ सेल। 2 × 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 8। सेकेंड में 8 रहता ही है। इसी तरह से जिसका भी पूछे आप निकाल दीजिएगा। अब हम अगला जो ट्रिक बताएंगे आपको, वो कौन सा पीरियड में कितना एलिमेंट्स रहेगा उसका ट्रिक बताएंगे। वो अभी हम नहीं बताएंगे, वो अपने नाम पे ही फार्मूला हम सेट किए उसका। ठीक है, तो अभी नहीं बताएंगे, हम कल बताएंगे, थोड़ा इंतजार रखिए। यानी अगर आपसे पूछे कि कौन सा पीरियड सबसे छोटा है, कौन सा पीरियड सबसे लंबा है, तो रटना कुछ नहीं है, बस तरीका हम आपको बता देंगे। क्योंकि पीरियड टोटल कितने हैं? टोटल पीरियड 7 ही है, जिसमें से ऑड और इवन आएगा। तो ऑड और इवन के तरीका से हम एक कोड बताएंगे, और बिल्कुल धांसू कोड है, दमदार कोड है। अगर ये कोड चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए एल्यूमिनियम के बाहर दीजिए। एल्यूमिनियम के पास है कितना? 13। तो दीजिएगा किसको? पहले के को दीजिएगा 2। 13 में से 2 निकलेगा, बचा कितना? 11। एल को कितना जाएगा? 8। 8 2 10 हो गया। तो एम में कितना जाएगा? 3 जाएगा। तो क्या बंटवारा हो गया? 2 8 3। यानी ये 3 जो है किस में है? थर्ड सेल में है। ये 8 किस में है? सेकेंड सेल में है। 2 किस में? फर्स्ट सेल में। आई बात समझ में? यानी फर्स्ट सेल को हम लोग कहते हैं के, सेकेंड सेल को क्या कहते हैं? एल, थर्ड सेल को कहते हैं हम लोग एम। यानी अगर आपसे पूछ दे क्वेश्चन कि एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्फ़िगरेशन किया गया, लास्ट 3 इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, आंसर क्या आएगा? थर्ड सेल में। थर्ड ऑर्बिट। समझ में आई बात? नहीं आई?
बिल्कुल, क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, बस हमको घबराना नहीं है। एकदम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पहले एकदम क्या पेशेंस रख करके पढ़ेंगे, क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछ के आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स। यानी रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल था किससे रिलेटेड था, यानी वो जो रिटर्निंग आया, यहां जो आया, यहां पे यहां से रिटर्निंग गया, तो यहीं से तो पता चला कि न्यूक्लियस है जो रोक रखा, और यही न्यूक्लियस किसको किसको कंडक्ट करता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को। तो यानी एटम्स का क्या, न्यूक्लियस इन द एटम्स, एटम के अंदर न्यूक्लियस है। ये पार्टिकल जो अल्फा पार्टिकल गया था, और अल्फा पार्टिकल जो बम्बारिंग किया गया था कौन सा गैस का था, हीलियम गैस था, ये याद रखिएगा। हीलियम का मास कितना होता है 4, यानी अल्फा पार्टिकल का जो स्कैटरिंग कराया गया था वो किस गैस से, हीलियम के गैस से। किससे, हीलियम का गैस से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन। अब देखिए दो ही ऑप्शन आपके पास है, दो नीचे है, इसको ऊपर करेंगे भाग जाएगा। चलिए इसको देख लेते पहले। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है सक्सेसफुली एक्सप्लेन, यानी डाल्टन थ्योरी जो था तीनों के लिए था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, COM लिखे। दूसरा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल, ठीक है। तीसरा था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल, यानी डाल्टन्स लॉ तीनों के लिए अप्लीकेबल था। लॉ ऑफ क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लेकिन तीनों अलग अलग दिया गया। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल जो दिया है वो डाल्टन खुद दिए हैं, डाल्टन साहब खुद दिए हैं। डाल्टन साहब ने ही सबसे पहले बताया, क्या बताया कि एटम जो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है, ठीक है, टाइनी पार्टिकल्स होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास किसने दिया, लेवाइजर ने दिया। कौन दिया, लेवाइजर ने दिया। इसी को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है, लेवाइजर को कहा जाता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसने दिया, प्रोस्ट दिया। किसने दिया, प्रोस्ट, PROUST, प्रोस्ट। क्वेश्चन हो सकता है कि एग्जाम में देखने को मिल जाए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास किसने दिया, लेवाइजर ने दिया। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसने दिया, प्रोस्ट ने दिया। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल डाल्टन ने दिया। यानी डाल्टन के जो थ्योरी हुआ ये तीनों के लिए क्या हुआ, वैलिड हुआ था। तो ऑप्शन हमारे पास आएगा अगर, तो इसका आंसर मार लेंगे। हाँ ठीक है, आपके पास है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल, तो मोर देन 1 हो जाएगा आंसर, मोर देन 1 होगा, मोर देन 1 आंसर आएगा। क्या क्या आंसर आ जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास भी आ गया, लॉ ऑफ, उसके बाद आपका आया लॉ ऑफ मल्टीपल, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी नहीं है, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी नहीं है, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी नहीं है। तो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी किसने दिया, तो रेडियो एक्टिविटी का खोज जो है ना बैकरेल शायद ने दिया, बैकरेल है साइंटिस्ट, ठीक है ना, बैकरेल है, और इसका ऐसा यूनिट भी बैकरेल ही होता है, यानी साइंटिस्ट अपने नाम पे ही दे दिया था। ठीक है, चलिए रेडियो एक्टिविटी कौन एलिमेंट्स होगा, एक ट्रिक बना करके लिख लीजिएगा, जिसका न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशियो ज़्यादा हो जाए 1.5 से, वो रेडियो एक्टिव होगा। क्या होगा ये याद रखिएगा। एग्जाम में अगर आपसे पूछ दे कि विच एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जैसे आप पूछ दे अगर सोडियम, क्या सोडियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो सोडियम का आपको पता है कि प्रोटॉन कितना होता है, प्रोटॉन बोलिए, प्रोटॉन होता है कितना 11, न्यूट्रॉन कितना 12 होता है, कितना होता है 12 होता है। तो इसको क्या करा, न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशियो, न्यूट्रॉन कितना 12/11, इसको डिवाइड करिए कितना 1, ठीक है, 1 आएगा 10 हो जाएगा, 100 ली तो 1.9 कितना हो जाएगा, क्या ये रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट होगा, 1.0 की जाएगा, तो 1.0 समथिंग कुछ जाएगा, तो ये क्या रेडियो एक्टिव कहलाएगा, नहीं 1.5 से क्या आना चाहिए, ज़्यादा आना चाहिए, तो हमारा वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होगा। ठीक है, चलिए आगे बात समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रदरफोर्ड मेडल, चलिए क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम्स आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है रदरफोर्ड मॉडल से, देख लेते हैं। कंसीडर द न्यूक्लियस एज पॉजिटिवली चार्ज,
ठीक है। एस्टेब्लिश दैट द अल्फा पार्टिकल आर 4 टाइम्स हाइड्रोजन गैस कैन बी कंपेयर टू सोलर सिस्टम। रदरफोर्ड तो सोलर सिस्टम से किया ही है। वाज इन एग्रीमेंट विथ थॉमसन मॉडल, नहीं। कंसीडर द न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज और सोलर सिस्टम, यानी मोर देन आपका क्या आ जाएगा आंसर, एक और सी, मतलब यानी जो रदरफोर्ड पॉजिटिवली चार्ज है ये लुक लाइक अ सोलर सिस्टम, सौर मंडल के बारे में बताया कि उसमें भी सराउंडिंग में जो है हमारे पास जो गैस है हाइड्रोजन गैस उसके सराउंडिंग में है, यानी हाइड्रोजन से कंपेरिजन किया था। किससे किया था? हाइड्रोजन गैस से कंपेरिजन किया था और सोलर सिस्टम की तुलना में किया था। ठीक है, रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। चलिए देखिए, पहले एटॉमिक नंबर जो होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। किसी भी एलिमेंट्स का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है। तो पहला ऑप्शन हम चेक करते हैं, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नहीं, गलत है। मास नंबर जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बिल्कुल। मास जो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है, जोड़ करके होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, चलिए एटॉमिक मास, ये मास नंबर कह दिया। मास नंबर अलग चीज होता है, एटॉमिक मास अलग चीज होता है। किसी एलिमेंट का जो मास नंबर होता है वो क्या कंटेंट कर, जैसे मान लिया अगर इससे पूछ दिया जाए, एएमयू कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, क्या कहते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। और किसी का भी बात करें, सोडियम की बात करें, ये 23 ग्राम होता है, ये 23 ग्राम होता है। तो अगर ये पार्टिकल, इसके जो एटम्स होंगे मिलकर कितने होंगे? एवोगाड्रोस नंबर के बराबर मिलकर के होंगे। ये कितने के बराबर होगा? 23 ग्राम के बराबर होगा। तो इसी में हमारा 1 ग्राम अगर पूछा जाए, एक एटम्स का मास पूछा जाए तो 23 बाई कितना होगा? Na होगा। ये कहलाता हमारा मास नंबर। क्या कहलाता? मास, यानी जो उसका एक्चुअली मास है उसको एवोगाड्रो से डिवाइड कर दिया जाएगा तो हमारा क्या देगा? मास नंबर। एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये तो सही दिख रहा है हमारा। और आगे चेक कर लेते हैं, एटॉमिक नंबर बराबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये भी सही है आपका। सॉरी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी आपका सी एंड डी मतलब मोर देन 1 करेक्ट है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट फॉर मैग्नीशियम मेटल। कौन इनकरेक्ट है? देखिए, इट बर्न्स इन ऑक्सीजन विथ अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। हाँ, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम तो देता है, लेकिन कब देता है? मैग्नीशियम, याद रखिएगा, मैग्नीशियम जो होता है ना, मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम और बेरिलियम, ये जो पाउडर फॉर्म में आता है तो ही रिएक्ट करता है। ठीक है, और इस तरह से रिबन के फॉर्म में रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि इस पे जो होता है ना ऑक्साइड का लेयर फॉर्म होता है। क्या होता है? ऑक्साइड का लेयर फॉर्म होता है, और इसलिए इसको पाउडर जब हम करेंगे मैग्नीशियम और बेरिलियम को तो ही जल पाएगा, अदरवाइज नहीं जल पाता है। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोग जब भी जलेगा पाउडर के रूप में, ये जो जब जल रहा है किस फॉर्म में जल रहा है? पाउडर के फॉर्म में जल रहा है। किस फॉर्म में? पाउडर के फॉर्म में। डेजलिंग व्हाइट फ्लेम देगा, बिल्कुल। इट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, तो इनकरेक्ट कह रहा है, इनकरेक्ट कह रहा है। चलिए देख लेते हैं, इट रिएक्ट, तो हमारा इसमें पाउडर की चर्चा नहीं किया, तो हमारा पहला ऑप्शन था, इसे हमको इनकरेक्ट लग रहा है, चूंकि पाउडर के ऑप्शन कहता है हमारे पास, तो जाकर के आंसर हमारा था, इनकरेक्ट लग रहा है। इट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम जो है कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता, ये भी इनकरेक्ट है। इट रिएक्ट विथ हॉट वाटर से करता है, ये सही है। इट रिएक्ट विथ स्टीम, ये करता है, मतलब हॉट से करता है, कोल्ड वाटर से नहीं करता है। और पाउडर की चर्चा नहीं किया, तो ऑक्सीजन रिएक्ट तो करता है लेकिन जनरली फॉर्म में नहीं करता, वो पाउडर के फॉर्म में करता है। तो इन केसेस में अगर क्लियर नहीं है तो हमारा डेजलिंग, लेकिन डेजलिंग जो है हमारे पास क्या कहता है? डेजलिंग व्हाइट फ्लेम देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, यहीं पे एक क्वेश्चन हम लोग बता देते हैं कि फ्लेम टेस्ट कौन नहीं देता? फ्लेम टेस्ट कौन नहीं देता? फ्लेम टेस्ट कौन नहीं देता? बेरिलियम और मैग्नीशियम नहीं देता, बेरिलियम और मैग्नीशियम नहीं देता फ्लेम टेस्ट। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हम लोग। निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में पारा एक घटक के रूप में होता है? देखिए, पारा जब भी होगा किसी में, किसी भी धातु से, तो उसको हम लोग कहते हैं अमलगम। क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। ठीक है, पारा मेटल के साथ कोई भी अगर मरकरी Hg जुड़ा रहेगा तो इसको हम लोग मेटल अमलगम कहेंगे। क्या कहेंगे? मेटल अमलगम कहेंगे, मेटल अमलगम, मेटल अमलगम कहेंगे। तो एक
स्टेनलेस स्टील नहीं होगा, एनिको नहीं, एलनिको नहीं होगा, सोल्जर नहीं होगा, जिंक अमलगम होगा। सोल्जर जो हमारे पास होता है 3+PB, 3+PB, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोल्जर कहते हैं। क्या कहते हैं, एलनिको है, ये नाम ही से है, एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट। ठीक है। स्टेनलेस स्टील ये आयरन प्लस कार्बन मिलाया जाता है। ठीक है, और भी कुछ मिलाया जाता है, क्रोमियम वगैरह भी मिलाया जाता है, निकेल भी मिलाया जाता है, लेकिन उसमें एक नॉन मेटल भी होता है, कार्बन। ठीक है, स्टेनलेस स्टील में ये याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि स्टेनलेस स्टील में कौन सा नॉन मेटल मिलाया जाता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर्म्स कंपाउंड जेड। एक्स है लॉस इलेक्ट्रॉन करता है, चलिए एक्स और वाई है, रिएक्ट कर रहा, मिला करके क्या आ रहा है, जेड आ रहा है, तो एक्स प्लस वाई जेड बना रहा है। चलिए कंडीशन लिखा है, क्या लिखा है इसमें, कंडीशन इसमें यह लिखा है कि एक्स जो है लॉस इलेक्ट्रॉन करता है और वाई जो है गेन इलेक्ट्रॉन करता है। मतलब एक्स प्लस वाई बना रहा है जेड, ये एक्स लॉस कर रहा है, तो लॉस करेगा तो पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव एन है। वाई जो है गेन कर रहा है तो माइनस एन है, कितना कर रहा नहीं पता, और ये बना रहा है जेड, तो जेड होगा प्लस और माइनस बुला करके मिलकर के क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो देखिए जब भी एक अगर लॉस कर रहा है और एक गेन कर रहा है, तो इससे बना कंपाउंड जो होगा आयनिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आयनिक कंपाउंड कहलाएगा। और जब आयनिक कंपाउंड हो गया तो उसका सोलिबिलिटी हार्ड हो जाता है। क्या होता है, सोलिबिलिटी ज़्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घुलने की टेंडेंसी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगी। मेल्ट करने की टेंडेंसी यानी मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। आई बात समझ में। जब आयनिक कंपाउंड हो जाएगा तो आयनिक कंपाउंड मतलब आयन रिप्रेजेंट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। क्या करेगा, तो यानी जो आयनिक कंपाउंड होगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और एट रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, सॉलिड के फॉर्म में होगा। तो अब देख लीजिए कंडीशन क्या क्या आ सकता है। इसके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, बिल्कुल सही है। हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, जब हाई मेल्टिंग पॉइंट था हमारा तो इनकरेक्ट यही लग रहा है, इनकरेक्ट ही ना पूछ रहा है, नॉट सोन बाई। हाँ, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ये करेगा, अकर्स एज ए सॉलिड ये नहीं करेगा, तीनों करेगा, बी नंबर इधर आपका नहीं करेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। नहीं की तुलना नहीं से कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। ऑल द मेटल्स फ्रॉम all the metals form basic oxides, which of the following metals form an amphoteric oxide। देखिए कौन सा है जो एम्फोटरिक ऑक्साइड है, क्या है, एम्फोटरिक ऑक्साइड है। तो अब देखिए एम्फोटरिक ऑक्साइड तो हमारा कॉपर होता है, क्या होता है, कॉपर होता है। लेकिन और भी अगर आ जाए यहाँ पे तो देखिए आज हम एक ट्रिक बता दे रहे हैं एम्फोटरिक के लिए। यानी ऑक्साइड जो होता है ना, ऑक्साइड 3 तरह का होता है। किसी भी मेटल नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो 3 तरह के नेचर का होता है। ऑक्साइड का नेचर जो होता है, ऑक्साइड नेचर 4 तरह के होता है। कौन कौन, एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक के हिंदी में कहते हैं उभयधर्मी, और एक होता है न्यूट्रल। क्या होता है, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल का कुछ एग्जांपल लिख लीजिए, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। CO, H2O, NO और N2O। N2O को लॉफिंग गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉफिंग गैस कहते हैं। ठीक है, चलिए COH2 अगर मिल जाए एक साथ में रहता है, COH2 इसको हम लोग कहते हैं वाटर गैस। क्या कहते हैं, वाटर गैस या सिंथेसिस गैस। क्या कहते हैं, सिंथेसिस गैस कहते हैं। आउट ऑफ प्लेन हो जाए तो माइंड नहीं करिएगा, लिखते लिखते थोड़ा आगे चले जाते हैं, आउट ऑफ प्लेन हो जाते हैं, तो इसको आप जो है माइंड नहीं करिएगा, बस सिर्फ सुनिएगा। ठीक है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ जो चीज़ लगता है मुझे बताना चाहिए और मैं बिल्कुल आपको ईमानदारी से बताने की कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ, ये आपको लग भी रहा होगा। ठीक है, चलिए न्यूट्रल कितने 4 है, कौन कौन है, CO, H2O, NO और N2O। चलो N2 अब प्लस CO जो रहता है तो इसको कहते हैं प्रोड्यूसर गैस। क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर गैस। ठीक है ना, प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। आई बात समझ में। चलिए न्यूट्रल कितने हैं, 4 है आपके पास, जो याद रखिए एग्जाम। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, NO नाइट्रस ऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड ही है। चलिए उसके बाद H2O है। ठीक है, एम्फोटरिक ऑक्साइड ये याद रखिए। बेसिक, देखिए बेसिक जो होता है हमारा, इसका हम ट्रिक बताते हैं आपको, भूलिएगा नहीं आज के ट्रिक के बाद। बेसिक ऑक्साइड जो होता है, ऑल मेटल ऑक्साइड
बेसिक, यानी जितने भी मेटल है उसका सबका ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक होता है। जो नहीं होता एक्सेप्शन है वही हमारा एम्फोटेरिक में जाता है। कहाँ जाता है, एम्फोटेरिक में जाता है। एसिडिक, ऑल नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर होता है, ऑल नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर। एक्सेप्शन है कौन कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2O, NO और N2O, राइट। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। नहीं, अब हम लोग ट्रिक में बताते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड उसको कहते हैं जो एसिड एज वेल एज बेस होगा। तो आप ट्रिक याद रखिए, क्या याद रखिए, हम एम्फोटेरिक का ट्रिक बता रहे हैं आपको, एम्फोटेरिक का ट्रिक बता रहे हैं, ये भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट। चाहे वो जिस एग्जाम में आप जाइए, आपको सिर्फ आपको पता होगा कि सिर्फ क्या है, एल्युमिनियम और जिंक ही एम्फोटेरिक है, नहीं, इसके अलावा भी है। एकदम ट्रिक बहुत अच्छा है। ट्रिक क्या है, जनाबे आली, जनाबे अली गाए सुना करे ओ करे ओ सब, ओ यहाँ लिखते सब, ओ सब के प्रभु। मतलब जितने भी समस्या है सबकी समस्या सुनने वाला कौन है, प्रभु है। जिसका भी समस्या हो, जहां भी समस्या हो, जैसा भी समस्या हो, एक तिनका भी करे तो भी दर्द की समस्या कौन सुनेगा, प्रभु सुनेगा। तो इसीलिए मैंने लाया जनाबे आली। जनाबे मतलब जिंक, बे बेरिलियम, अली ए अली फॉर एल, ठीक है। जनाबे अली गाय गैलियम, सुना करे टीन एसएन, करे क्रोमियम ओ, वेनेडियम सब, एंटीमनी एसबी, ठीक है। के हम लोग एक ट्रिक बताने के लिए था, या आपका सब के प्रभु हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। सब के प्रभु, यहां पे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, प्रभु आसमा के प्रभु लगा दें यहां पे, सब आसमा के प्रभु, आसमा एस आर्सेनिक, प्रभु पीवी। याद रखिएगा, जनाबे अली गाय सुना करे वो सब आसमा के प्रभु। मतलब हर की समस्या कौन सुनेगा, जो आसमा पे है, कौन है, वो प्रभु है, ठीक है। तो जनाबे जिंक, बेरिलियम, एल्युमिनियम, गैलियम, टीन, क्रोमियम, वेनेडियम, एंटीमनी, आर्सेनिक और लीड, ये सब के सब एम्फोटेरिक है। क्या है, एम्फोटेरिक है। तो अब यहाँ पे ट्रिक कभी भूलेंगे क्या, कैसा लगा ट्रिक, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, एल्युमिनियम। अगर यहाँ पे जिंक होता तो भी आंसर होता, बेरिलियम होता ये भी आंसर होता। लेकिन बेरिलियम के बारे में एक और रोचक बात बता दूं, हो सकता है कि जिस तरह से बीपीएससी का स्टैंडर्ड है क्वेश्चन पूछने का, आपसे पूछ दे पूरे केमिस्ट्री में, पूरे केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटी साइज किसका है, सबसे छोटी साइज बेरिलियम का है, VBI नोट। यानी पूरे केमिस्ट्री में अलोंग द पीरियड ग्रुप में जो है हमारे पास सबसे ज़्यादा छोटा कौन है, बेरिलियम है। और बेरिलियम जो है एम्फोटेरिक है। इसमें आने वाला जितना यानी बेटा मांगे कनार सुंदर बाप राजी, सब के सब ऑक्साइड बेसिक बनाता है, लेकिन उसी में बेरिलियम है जो क्या बनाता है, एम्फोटेरिक बनाता है, राइट। चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ट्रिक कैसा लगा, अच्छा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत मेहनत करके बनाते हैं आप लोग के लिए, एग्जाम में किसी तरह का कोई क्वेश्चन छूटे नहीं आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको करिए आप। जनरली नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जनरली नॉन मेटल जो होता है अधातु, वो विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन उसी में कुछ अपवाद है। वो कौन है, वो है आपका ग्रेफाइट। अधातु होते हुए भी बहुत अच्छा चालक है, बहुत अच्छा चालक है। चलिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट हम बता दें आपको, फुल रेंज की बात कर दें। फुल रेंज के जो होता है ना, टोटल 32 फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं, 32 फेस होते हैं, जिसमें पेंटागोनल होते हैं 12। पेंटागोनल कितने, 12, ये याद रख लीजिएगा। और हेक्सागोनल होते हैं 20, हेक्सागोनल होते हैं 20, मिल के कितना 32। यानी आपसे पूछा जाए फुल रेंज में कितने फेस होते हैं, कितने फलक होते हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए 32। कौन कौन, हेक्सागोनल और पेंटागोनल। पेंटागोनल कितने 12 और हेक्सागोनल कितना 20, मिल करके 32 हो जाएगा। आए बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, जिंक के ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक इट गेट्स,
यानी जब इलेक्ट्रोलाइट हम लोग करते हैं जिंक का तो क्या होता है, तो याद रखिएगा, देखिए मान ली कोई सोल्यूशन ZnSO4, क्या है ZnSO4 हम डालेंगे यहाँ पे, एक इलेक्ट्रोलाइसिस से रिफाइनिंग टूटेगा हमारा। मान लीजिए हमारा एक नेगेटिव रॉड है, क्या है आप खुद बताइएगा, एक्वस Zn प्लस में टूटा 2 में और SO4 माइनस में टूटा, ये जो जिधर जाएगा ये रॉड, तो आप ऑटोमेटिक बताइएगा इस पे है चार्ज नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला किधर भागेगा, पॉजिटिव की तरफ। तो पॉजिटिव वाला ये हमारा रॉड हो गया पॉजिटिव, मान लीजिए ये पॉजिटिव वाला किस तरफ भागेगा, नेगेटिव। अगर आपको नहीं भी दिया हुआ है तो आप समझ लीजिएगा कि बैटरी में 2 टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव वाला जब भी भागेगा नेगेटिव की तरफ भागेगा, मतलब अपने अपोजिट की तरफ भागेगा, क्योंकि अट्रैक्शन हमेशा होता है विपरीत लोगों से, सिमिलर लोगों से जो है अट्रैक्शन होता है क्या, नहीं होता है। अगर कोई हो रहा तो वो एक्सेप्शन है, वो ब्रह्मांड का क्या है, अपवाद है। आई बात समझ में, चलिए हमेशा अपोजिट चीजों में अट्रैक्शन होता है, राइट। ठीक, आगे हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप खुद समझ रहे होंगे। तो अब बताइए मुझे Zn किधर मिला, इस रॉड पे, ये इस रॉड पे हो सकता नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव को कहते हैं हम लोग कैथोड, क्या कहते हैं कैथोड। तो इस पे जा कौन रहा है, जिंक जा रहा है, तो जिंक मिला कहाँ पे, कैथोड पे मिला। तो जहां पे नेगेटिव चार्ज होगा उसको कहते हैं कैथोड, क्या कहते हैं कैथोड कहते हैं। हिंदी में कहिएगा तो इसको ऋणात्मक कहते हैं, क्या कहते हैं, या इसी को कैथोड कहीं क्या कहा जाता है, एनायन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एनायन कहा जाता है। पॉजिटिव चार्ज को कहा जाता है एनोड, क्या कहा जाता है, एनोड कहा जाता है। और ये जो होता है इसको कहते हैं केटायन, क्या कहते हैं केटायन, धनात्मक और ऋणात्मक। आई बात समझ में। तो यानी एनायन वाला कहाँ मिलेगा, एनायन वाला मिलेगा हमारा, नेगेटिव वाला मिलेगा कहाँ पे, पॉजिटिव की तरफ, और पॉजिटिव वाला कहाँ मिलेगा, नेगेटिव की तरफ। तो जिंक हमारा कहाँ मिलेगा, कैथोड की तरफ, नेगेटिव वाला रॉड पे। चलिए यानी ये डिपोजिटेड ऑन कैथोड, कैथोड का मतलब समझ में आ गया नेगेटिव। चलिए डिपोजिटेशन ऑन एनोड, नहीं पॉजिटिव पे नहीं मिलेगा, डिपोजिट और कैथोड एज वेल एज एनोड, ये भी नहीं होगा। रिमेन्स इन द सॉल्यूशन, नहीं, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 15 का ए हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ जाएगा और नेगेटिव को कहते हैं हम लोग कैथोड। यानी इलेक्ट्रोलाइटिंग में जब रिफाइनिंग किया जाता है तो जिंक मिलता है हमारा कैथोड की तरफ, और जो नेगेटिव वाला होता है वो हमारा मिलता है एनोड की तरफ। किधर, यानी जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हम लोग कहते हैं एनोड, जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम लोग कहते हैं कैथोड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, alloys are homogeneous mixture of a metal with a metal or non-metals, which among the following alloys contains non-metals as one of its constituent। देखिए मिश्र धातु किसी धातु का किसी धातु या अधातु के साथ संजातीय मिश्रण है जिसमें निम्नलिखित मिश्र धातु में से एक घटक के रूप में अधातुएं होती है। अधातुएं तो हमने बताया आपको, देखिए ब्रास है, इसमें मेटल ही मेटल है, जैसे ब्रास कहते हैं हम लोग कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक। ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज है, इसमें होता है कॉपर प्लस टीन, ठीक है। अमलगम कोई भी मेटल होगा उसके साथ क्या हो जाएगा, एक मरकरी होगा। स्टील है, इसमें हमने आपको बताया स्टील की चर्चा है, यानी हार्डनेस कब होता है, मेटल तो रहते ही रहते हैं, उसमें नॉन मेटल मिलाया जाता है, कौन, कार्बन। यानी आयरन के साथ क्या मिलाया गया, कार्बन मिलाया गया। यही आपको कह रहा कि अधातु, क्या कॉपर अधातु है, जिंक अधातु है, नहीं, ठीक है। क्या टीन अधातु है, सब धातु है। अधातु कौन है हमारा, कार्बन है, और कार्बन किस में मिलेगा, स्टील में मिलेगा। आई होप कि यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 ml ऑफ कंसंट्रेशन HCl। देखिए दो तरह का होता है, कंसंट्रेशन और एक डाइल्यूट। जिसमें एसिड का मात्रा ज्यादा हो उसको कहेंगे कंसंट्रेशन, जिसको एसिड की मात्रा कम होगा उसको कहेंगे डाइल्यूट। देखिए दिया हुआ HCl और HNO3 है, मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेशन HCl HNO3 इन द रेशियो ऑफ 3:1। मतलब रेशियो कितना है, यानी HCl कितना है, 3 है, और नाइट्रिक एसिड कितना है, HNO3 1 है, 3:1 है। चलिए वेयर टेकन इन टेस्ट लेवल एज A, B and C, a small piece of metal was put in each test tube. No change occurred in test tube A and B, but the metal got dissolved in the test tube C। ठीक है, द मेटल कुड बी होगा, मेटल कौन होगा, देखिए जो ये जो सॉल्यूशन है इसको हम लोग कहते हैं एक्वारेजिया, और एक्वारेजिया जो घुला देता है, किसको घुलाता है, किसको, यानी साफ करने में क्या इस्तेमाल किया जाता है एक्वारेजिया, गोल्ड को, Au को, किसको, Au भी सफाई होता है और प्लेटिनम भी होता है, क्या होता है, प्लेटिनम भी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा,
एयू ऑपिड यानी प्रखनली में ए और कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन प्रखनली सी में धातु घुल गई है। धातु हो सकता है, क्या हो सकता है बोलिए? धातु गोल्ड हो सकता है। कौन हो सकता है? गोल्ड हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? एयू मोर देन 1 होगा तो प्लेटिनम भी हो जाएगा। ये तो आसान सा क्वेश्चन तो आना चाहिए सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलोय इज एक मिश्र धातु है, क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है, यानी जब मिल जाता है तो एक ही जैसा दिखता है, उसी को हम लोग कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ, हमने बताया कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नेगेटिव वाले को क्या बोलेंगे? कैथोड। पॉजिटिव वाले को क्या बोलेंगे? एनोड। पकड़िए, अब तरीका ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नहीं दिया, नीचे करते हैं थोड़ा सा देखते हैं, वो भी आप इतना भी नहीं आएगा। तो यहां से पकड़ लीजिए, पॉजिटिवली चार्ज कैथोड गलत, नेगेटिवली चार्ज एनोड गलत, पॉजिटिवली चार्ज एनोड। पॉजिटिव चार्ज को क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। ये तो सही है, चलिए सी सही है। और कहाँ गया? नेगेटिवली चार्ज कैथोड, यानी सी और डी सही है। आपका 2 आंसर होगा। पॉजिटिव चार्ज को क्या बोला जाता है? एनोड। नेगेटिव चार्ज को कैथोड कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, स्टेनलेस स्टील इज वेरी यूजफुल, स्टेनलेस स्टील इज वेरी यूजफुल मटेरियल फॉर आवर लाइफ। इन स्टेनलेस स्टील आयरन इज मिक्सड विथ, स्टेनलेस स्टील में जो होता है ये आयरन मिक्स किया जाता है किससे? निकेल और क्रोमियम से। ये Cr जो क्रोमियम है, निकेल और क्रोमियम, निकेल और क्रोमियम प्लस आयरन, ठीक है। ये स्टेनलेस स्टील में यूज किया जाता है। और इसके साथ एक नॉन मेटल कौन? कार्बन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यदि तांबे को हवा में खुला रखा जाए तो यह धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह खो देता है और हरे रंग की परत प्राप्त कर लेता है। यह किसके बनने के कारण होता है? जब छोड़ दीजिएगा तो ये कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। क्या बना लेता है? कॉपर कार्बोनेट। इसका नाम है कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट का कलर कैसा हो गया? कॉपर कार्बोनेट का कलर क्या हो गया? कॉपर कार्बोनेट का कलर क्या हो गया? दिया हुआ है हरे रंग का, ग्रीन, ठीक है, ग्रीन कलर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। जनरली मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर में क्या कहते हैं, रूम टेम्परेचर में लिक्विड में पाया जाता है? कौन है वो? मरकरी है। और रूम टेम्परेचर यानी क्या कहते हैं 30 डिग्री सेल्सियस पर, 30 डिग्री सेल्सियस एक मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया ही जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सीजियम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीजियम कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्न में से कौन सी धातु मेटल अवस्था में क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त होती है? कौन होती है? क्लोराइड में तो देखिए इसमें हमारा 2 चीज आता है। कौन कौन आता है जो हाईली रिएक्टिव है? सोडियम और कैल्शियम। सोडियम और कैल्शियम जब क्लोराइड आयन से अलग किया जाए किसी कंपाउंड को, उसको कहते हैं हम लोग ब्रायन सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? किसी कंपाउंड से क्लोरीन को अलग करना क्या कहलाता है? ब्रायन सॉल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रायन सॉल्यूशन कहलाता है। यानी किसी कंपाउंड में क्लोरीन अगर है, वो सेपरेट अगर हो रहा है तो कहलाएगा ब्रायन सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा? ब्रायन सॉल्यूशन कहलाएगा। और ये 2 चीज को अलग करेगा, सोडियम को और कैल्शियम को। तो आंसर आएगा ए एंड बी। ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टरस, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स इज लस्टरस। यानी जनरली नॉन मेटल क्या होते हैं? उसकी चमक नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसमें चमक होती है। वो क्या है? वो है आपका आयोडीन। कौन आंसर? आयोडीन है। ये सब तो नहीं होगा आपका। और नाइट्रोजन का कहाँ यूज किया जाता है? आलू चिप्स में। आलू चिप्स में। आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन नहीं है, देखिए क्वेश्चन हम हर तरह के करा रहे हैं, मॉडरेट भी है, अपर लेवल भी है, लोअर लेवल भी है। क्वेश्चन जो होता है कभी भी कोई भी एग्जाम हो वो 100% टफ नहीं पूछता। मैक्सिमम बच्चा इजी क्वेश्चन में गलती कर जाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं इजी को भी रख रहा हूँ, मॉडरेट को भी रख रहा हूँ और अपर लेवल को भी रख रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन जो आएगा आपका लेवल वाला ही रहेगा। ये भी लेवल वाला ही है, ऐसा नहीं कि नहीं। बहुत सारे साथियों को नहीं भी बन रहा होगा, ठीक है, ये छिपाने की बात थोड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, यानी आलू चिप्स में कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन। अर्थ में कितना परसेंट है ये? 78%। कितना परसेंट? 78%। टायर में भी कौन सा गैस रहता है? यही डाला जाता है, नाइट्रोजन गैस ही। ये थोड़ा इनर्ट की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए।
विच ऑफ द फॉलोइंग 4 मेटल्स वुड बाय डिस्प्लेस फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्टी बाय अदर 3 मेटल्स। यहाँ है रिएक्टिविटी सीरीज। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज मतलब देखिए जिंक और एजी, एजी का तो सबसे कम रिएक्टिव होता है, तो यानी एजी जो है, एजी सबसे हट सकता है, मैग्नीशियम से भी हटेगा, जिंक से भी हटेगा, और इसके साथ ऑप्शन अगर है कॉपर, इससे भी हट जाएगा। क्योंकि लेस रिएक्टिव कौन होता है? सिल्वर। यानी आगे कौन आया, कौन आगे आया? कॉपर है, सिल्वर है, उसके बाद गोल्ड है। यानी सिल्वर से रिएक्टिव में ज्यादा कौन है? कॉपर है। यानी कॉपर डिस्प्लेस कर देगा किसको? सिल्वर को। यानी जो भी आपका दिया हुआ था, मैग्नीशियम दिया हुआ था, ठीक है, कॉपर दिया हुआ था और जिंक दिया हुआ था, ये तीनों के तीनों डिस्प्लेस कर देगा किसको? सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। या एक कोड हम कल बताए थे, शायद आप वीडियो में नहीं देखे होंगे, तो आज एक कोड लिख लीजिए रिएक्टिविटी ऑर्डर वाला। रिएक्टिविटी सीरीज भूलिएगा नहीं प्लीज। सब बीर कॉलिंग मी अ जानिया, ठीक है, अजानिया। आई लाइक हर कोनेशन, ठीक है, हर कोनेशन। एजी सुनिए, एजी सुनिए, सोना आउट ऑफ पटना है, आउट ऑफ पटना है। देखिए कितना अच्छा ट्रिक फंसा दिया हम आपको। प्लीज पी फॉर पोटेशियम के, एस फॉर सोडियम Na, बी फॉर बैरियम, कॉलिंग मी कैल्शियम, मी कॉलिंग मतलब कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, ए एल्युमिनियम, जानिया Zn, आई मतलब आयरन। मैं पसंद करता हूँ हर नखरा, हर फॉर हाइड्रोजन, ठीक है, कोनेशन कॉपर, Ag सिल्वर। सुनिए ये मिलाने के लिए सोना Au, आउट ऑफ पटना है, पटना का Pt। आए बात समझ, ये याद रहेगा। एक ट्रिक याद रखिएगा, रिएक्टिविटी यानी कोई भी क्वेश्चन हो जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, सबके ये क्वेश्चन क्या है? एक रामबाण है, ट्रिक का है राम, यानी ज्ञान घर हर एक पहलू पे आपको फोकस करने की कोशिश कर रहा है, जहां जहां से क्वेश्चन आपको आसानी से बनाने की संभावना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ट्रिक रहेगा याद, यानी प्लीज सबीर कॉलिंग मी अ जानिया, आई लाइक हर कोनेशन, मतलब जो जिससे प्यार करता है उसका हर नखरा बर्दाश्त करता है। कोनेशन का मतलब नखरा होता है। क्विट जानिया, एक हम यहाँ पे ट्रिक लगा देता, आई लाइक क्विट जानिया, ठीक है। चलिए कोडिंग पे आइए, बने रहिए ज्ञान के घर के साथ, बहुत मनोरंजन आने वाला आपको, ठीक है, बहुत इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाएंगे कॉन्सेप्ट। आइए अभी हम टाइम आपका किल नहीं कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम सामने में है, आगे भी नहीं करेंगे, ठीक है, पढ़ाएंगे, टाइम किल नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विथ वाटर? क्या होगा जब कैल्शियम वाटर से ट्रीट करेगा? तो कैल्शियम वाटर से ट्रीट, कैल्शियम है ये H2O, तो बनावेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब प्लस हाइड्रोजन का बबल्स निकलता है, तो हाइड्रोजन का जब भी निकलेगा पॉप्सन बबल्स की तरफ निकलेगा। चलिए ये लेकिन लेस रिएक्ट करता है, क्या करता है? लेस रिएक्ट करता है, तो क्या हो जाएगा? इट रिएक्ट लेस वायलेंटली विथ वाटर, बिल्कुल सही। बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक ऑफ द सरफेस ऑफ कैल्शियम, दोनों सही है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? C and D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सामान्यतः धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर, ठीक है, अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस देती है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल धातु जो है, Mn होगा, या Mn और Mg को छोड़कर, मैंगनीज और मैग्नीशियम को छोड़कर साथ प्रतिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस नहीं देता? ये नाइट्रिक एसिड है, एक लौता आंसर है नाइट्रिक एसिड जो हाइड्रोजन नहीं देती है, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द कंपोजिशन ऑफ एक्वा रेजिया, देखिए क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इसका मतलब लग रहा है कि काल मंडरा रहा है, क्वेश्चन आएगा क्या एग्जाम में? बार बार ये क्वेश्चन टाइप हो जा रहा है, और जो चीज़ बार बार आए तो इसका मतलब है कुछ पॉसिबिलिटीज है आने की। चलिए एक्वा रेजिया कहते हैं, रेगुलर लिखा गया एक्वा रेजिया है, ये मिक्सर होता है HCl और नाइट्रिक एसिड का, HNO3 नाइट्रिक एसिड का। HCl कितना? 3, नाइट्रिक एसिड कितना? 1।
कितना अनुपात में, 3:1 के अनुपात में होता है एक्वा रेजिया में। यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना, 3 होते हैं। नाइट्रिक एसिड कितना, 1। ऑप्शन है क्या, बिल्कुल ऑप्शन है, सी नंबर इज द करेक्ट आंसर, सी नंबर। कंसंट्रेशन HCl और कंसंट्रेशन, देखिए अब यहाँ पे ऑप्शन में लगाया है डाइल्यूट, डाइल्यूट लगाया है। जब डाइल्यूट लगा देगा तो इसका मतलब, डाइल्यूट का मतलब होता है कि एसिड कम पानी ज़्यादा, एसिड कम पानी ज़्यादा, और यहाँ कंसंट्रेशन लगाया, क्या लगाया, कंसंट्रेशन, इसका मतलब एसिड ज़्यादा है ना, एसिड ज़्यादा है इसीलिए कंसंट्रेशन होगा। देखिए 2 ऑप्शन है, फंसा दिए। यानी कंसंट्रेशन में क्या होगा, एसिड का लेवल ज़्यादा होगा, पानी का लेवल कम होगा। यानी कुछ भी अगर जिस चीज़ को आप तलाश कर रहे हो उसकी संख्या अगर ज़्यादा है तो कंसंट्रेशन, जिस चीज़ को आप तलाश कर रहे हो उसकी संख्या अगर कम है तो डाइल्यूट। जैसे चाय फीकी है तो चाय फीकी है, इसका मतलब उसमें आप चीनी तलाश रहे हैं, तो चीनी कम है तो चीनी क्या कहलाएगा, डाइल्यूट कहलाएगा। आई बात, यानी चीनी की तादाद क्या है, कम है, चीनी की तादाद कम है, वही चीनी ज़्यादा हो जाता तो कंसंट्रेटेड फॉर्म में ज़्यादा है। इस तरह से समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। एन एटम विथ 3 प्रोटॉन्स एंड 4 न्यूट्रॉन्स विल हैव अ वैलेंसी ऑफ, ये तो बता ही दिए, इसको कमेंट करके हमको बताइएगा, इसको कमेंट करके हमें आंसर करिएगा कितना होगा वैलेंसी। वैलेंसी बता ही दिए, इलेक्ट्रॉन को लॉस करना या गेन करना क्या कहलाता है, वैलेंसी कहलाता है। 30 नंबर भी क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, ये भी हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जब कमेंट करिएगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप पूरा वीडियो को देखें, क्योंकि 2 क्वेश्चन मैंने लास्ट में छोड़ा है। इस बीच में भी अगर आपको लगता है कि हाँ कंसेप्ट और आने चाहिए या कुछ ऐसी, तो हमें आप सजेस्ट जरूर करें, हमें आपकी जो है ना सजेस्ट क्या रहेगा, स्वीकार रहेगा। और जब आप मुझे सजेस्ट करेंगे तो अच्छा भी लगेगा, ठीक है। जहाँ भी रहिए अच्छे से, यानी बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ देखते रहिए, सेट बनाते रहिए, सेट प्रैक्टिस करते रहिए, क्या पता क्या टकरा जाए, ये कोई नहीं जानता है। कंसेप्ट यही रहेगा, क्वेश्चन की गारंटी नहीं है कि क्वेश्चन यही रहेगा, लेकिन कंसेप्ट पूछने की पूरी क्या 110% ये चैलेंज है कि कंसेप्ट यही रहेगा, क्वेश्चन टकराएगा भी, लेकिन ये ही क्वेश्चन रहे ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अंबार है, ठीक है। एक टॉपिक से एक क्वेश्चन को लाना है कि कोई भी क्वेश्चन लिया जा सकता है, लेकिन कंसेप्ट का लिमिट एंड है, क्वेश्चन का एंड नहीं है। इसी बात के साथ मैं आपका वीडियो जो है यहीं पे स्टॉप करता हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू सो मच।